वे 20 देश जिनका दुनिया के 75% ट्रेड पर अधिकार है। ये वे 20 देश हैं जिनका दुनिया की 85% जीडीपी पर अधिकार है। ये वही 20 देश हैं जिनका दुनिया के 90% पेटेंट पर अधिकार है। उन 20 देशों का G20 के देशों का नेतृत्व अगले वर्ष तक प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में है और इस अवसर पर भारत को आयोजित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। दुनिया आएगा ट्रेड के लिए, टूरिज्म के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए भारत को एक नए मंच के रूप में देखने को मिल रहा है। अवसर में उत्तर प्रदेश के अंदर भी 11 आयोजन है। उन आयोजनों के साथ उत्तर प्रदेश जुड़ रहा है। ये नया भारत और इस नए भारत के साथ जुड़ने के लिए लोकतंत्र के स्तंभ को जब पूरा भारत एक स्वर में बोलता है, 140 करोड़ की आबादी का भारत एक स्वर में बोलता है, दुनिया के अंदर 140 करोड़ की ताकत देखती है। जो लोग हमें को हटना चाहते हैं, जो लोग हमारे बारे में गलत धारणाएं पैदा करते हैं, जो हमें जाति, मौत, मजहब, क्षेत्र, भाषा और तमाम विवादों में बांटते थे, वे फेल हो गए। कोरोना महामारी के दौरान उनके सभी आंकड़े ध्वस्त हो गए। वे अपने देश को एक नहीं कर पाए, लेकिन भारत, मोदी जी ने कहा ताली पीटो, पूरा देश एक साथ ताली पीटता है। 140 करोड़ का भारत एक साथ ताली पीटता है। मोदी जी का लॉकडाउन होगा, हर व्यक्ति लॉकडाउन के साथ जुड़ा। मोदी जी ने कहा कि जान है जहान है, तो लोग इस मंत्र को निकाल करते हुए अपने घरों में बंद थे। और मोदी जी ने कहा जान भी है जहान भी है, दोनों एक साथ चलेंगे। लोगों ने कोरोना नियमों का पालन करते हुए सभी गतिविधियों को चालू किया, अनुशासन का पालन किया। जीवन में अनुशासन का क्या महत्व होता है? कोविड का प्रबंधन और आम जनमानस का देश के नेतृत्व के प्रति निष्ठा का भाव, उसका एक आदर्श उदाहरण है और यही कारण रहा है 140 करोड़ की आबादी का भारत बेहतर परिणाम दुनिया में देने में सफल रहा है। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज के इस बदलते हुए देश हम सबको भी अपनी भूमिका के साथ आगे बढ़ना होगा। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। और केवल उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि हमें तो उत्तर प्रदेश की जहां बात करते हैं तो अगल बगल के राज्यों से भी लोग अपनी शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश में लोग आ रहे हैं। और हम सब एक मानवीय संवेदना सबके प्रति रखते हैं, रखना भी चाहिए। आखिर हमारे देश का नागरिक है, हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन इस सब के बावजूद उत्तर प्रदेश आज बदलते हुए उस परिदृश्य में अपने आप को किस रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। पिछले 5.5-6 वर्ष के दौरान आपने उत्तर प्रदेश के अंदर बदलते इस प्रदेश को देखा। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के अंदर जो कुछ हुआ और उस बदलते हुए प्रदेश में निर्णय जब हम लोग निर्णय ले रहे थे, बहुत सारे ग्रुपों में जब निर्णय लेते हैं, ऐसा नहीं कि कोई निर्णय अचानक एक झटके में ले लेते या कोई कानून बनता है एक झटके में नहीं बनता। अलग अलग स्टेजेस में चर्चा होती है, व्यापक विचार विमर्श होता है, फिर हम उसके सभी पक्षों को ध्यान में रख करके निर्णय लेते हैं। लेकिन पब्लिक डोमेन में बहुत सारी चीजें नहीं डाली जाती, नहीं आ पाती, या हो सकता है लोग संज्ञान नहीं ले पाते। उन स्थितियों में बहुत बार लगता है कि क्या अचानक तो नहीं बात लागू होगा, लेकिन जब बहुत बार लोगों को लगता है, लेकिन जब परिणाम आते हैं लोगों को लगता है कि अच्छा। उत्तर प्रदेश आज दिशा में आगे बढ़ा। ये भारत के लिए आवश्यक है। उत्तर प्रदेश अगर विकास की दौड़ में
पिछड़ जाएगा तो भाइयों बहनों, देश जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, 1/5 पॉपुलेशन अगर उस रफ्तार के साथ पीछे छूट जाएगी तो फिर वो समग्र विकास की अवधारणा जो देश के नेतृत्व की है उसको पूरा होने में कुछ समय लगेगा। और इसलिए उत्तर प्रदेश को उससे ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ना होगा, उससे अच्छे वातावरण भी देना पड़ेगा, परिणाम भी देने पड़ेगा। इसके लिए मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करना होगा। और विगत 5.5-6 वर्षों के अंदर जिन क्षेत्रों में अपने कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं, मेरा मानना है उत्तर प्रदेश पोटेंशियल रखते हैं और संभावनाएं इसमें है। प्रकृति की विधि और परमात्मा की विधि सीख कर और इस असीम कृपा के प्रदेश में हम सबको कार्य करने का अवसर मिल रहा है, तो परिणाम भी अपने आप ही है। हमें प्रयास करना है और प्रयास के लिए एक सकारात्मक सोच के साथ जब कदम उठते हैं, ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, टीम वर्क परिणाम देती है और टीम वर्क परिणाम देती है तो रिजल्ट भी हमारे सामने आते हैं। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड काल में परिणाम देखे होंगे, लोगों को आशंका है उत्तर प्रदेश का क्या होगा, और अभी तो कोविड की ही आशंका थी, इसी दौरान बहुत सारे राज्यों से प्लान शुरू हो गया। मुझसे पूछा गया इतने लोग आएंगे क्या करेंगे, मैंने कहा निश्चित करेंगे, उत्तर प्रदेश सब संभालेगा। मुझसे पूछा गया कैसे संभालेंगे, एक तो कोरोना लॉक है और दूसरा प्रवासी कामगार आएंगे। मैंने कहा कितने आएंगे, अरे आपको अंदाजा नहीं, ये संख्या 1 करोड़ तक पहुंच सकती है। तो मैंने कहा 1 करोड़ को नहीं पता होता, 1 करोड़ कर सकता है। लोगों ने कहा कहां रखेंगे, मैंने कहा आपको यूपी की ताकत का बताइए थी, हमारे पास 96,000 एमएसएमई यूनिट है, अगर एक यूनिट में 1 या 2 लोग समायोजित करो तो 1 करोड़ लोग उसी में आ जाएंगे। वैसे ही दुनिया की सबसे अच्छी उर्वरक भूमि हमारे पास है, जितना अन्न हम तो वर्तमान में पैदा कर रहे हैं, यह 3 गुना अधिक अन्न उत्पादन करने की क्षमता रखती है। जल संसाधन दुनिया का सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास है, ये सब हमारे पास है, इसलिए यहां से यूपी से निश्चित करते हैं। यूपी में हम, आपने देखा होगा बहुत सारे राज्यों में अपने प्रवासी कामगार और श्रमिकों को वहां निवेशित कर दिया। हमने कहा उत्तर प्रदेश से होकर के जाएगा, उत्तर प्रदेश में जो आएगा उसकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की, और हमने केंद्र सरकार के साथ मिलकर सबको यहाँ पे रहने की व्यवस्था की, उनकी खाने की व्यवस्था की, उनके उपचार की व्यवस्था की, और फिर जब राज्यों में अपने यहाँ के द्वारा बदले वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था की और सम्मान एक मानवीय पक्ष और हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य संकट के समय कोरोना की लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं, किसी सरकार की नहीं, देश की लड़ाई है। इस देश की लड़ाई में हम सब मिलकर के कार्यक्रम में लड़ाई, ये परिणाम आते हैं। गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस, उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस की लड़ाई को आपने देखा होगा। इंसेफ्लाइटिस जुलाई से नवंबर तक का होना, यहां पे बहुत सारे क्षेत्रों में है और मौसम के लिए जाना जाता है। पता नहीं कब ये बीमारी किस बच्चे को अपनी चपेट में ले ली और किसको निकल गई। एक है, एक आतंक, एक दहशत। 40 वर्ष में 50,000 बच्चों की मौत हुई है इंसेफ्लाइटिस से उत्तर प्रदेश, और उसका मुख्य केंद्र बिंदु गोरखपुर और उसके आसपास के जनपदों।
एकमात्र मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में था, इसलिए मौतें ज्यादा गोरखपुर में होती थी। सभी के लोग आते थे गोरखपुर में ही, यही मौतें होती थी। प्रबंधन, बेहतर प्रबंधन, समन्वय, टीम वर्क कैसे प्रेरणा देता है। 95% आज इंसेफ्लाइटिस की मौत को हम नियंत्रित करने में हम लोगों ने सफलता और अगले कुछ वर्षों के दौरान इंसेफ्लाइटिस हमेशा के लिए समा पूरी तरह हम उसको नियंत्रित करेंगे। लेकिन कुछ चीजें हैं जिस पर क्या होगा उससे कि भाइयों बहनों, इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन जापान में 1905 में बन गया और 1905 से भारत में उस वैक्सीन को से आने में 100 साल लगे। 2005 में यहाँ जापानी इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन बना, 100 वर्ष। लेकिन कोरोना कालखंड में बीमारी नहीं थी, नई बीमारी थी। भारत में मात्र 9 महीने के अंदर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वैक्सीन लीडरशिप दुनिया के अंदर सबसे अच्छा वैक्सीनेशन का ड्राइव भारत के अंदर चला। हर एक व्यक्ति को 2 डोज तो लगी ही, लेकिन साथ साथ प्रिकॉशन डोज भी फ्री में लगभग 30% से अधिक लोगों को लग चुकी है। अभियान चल रहा है, बड़े पैमाने से और इसीलिए आज की सोच उत्तर प्रदेश के प्रत्येक में जब हम बात कर रहे हैं, हमें इन बातों को सोचना होगा कि हमारी भूमिका केवल आलोचना तक ही या आलोचना तक ही सीमित रहेगी या सकारात्मक भूमिका को लेकर के जिसे पत्रकार समिति ने अपनी पत्रकारिता के धर्म का निर्वहन करने के साथ साथ अपने कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को के साथ जोड़ने का इंटरेक्शन का नया तरीका अपनाया है। नेपाल की मीडिया के साथ बैठ करके गोरखपुर के आज भी मैं देख रहा था मंच पर उन उद्यमियों को या समाज जीवन से जुड़े हुए उन सभी लोगों को अपने साथ जोड़ने का कार्य जिन लोगों ने अपने क्षेत्र में कुछ नया करने का प्रयास किया या किया उनको भी आज सम्मानित किया गया। एक सकारात्मक दृष्टि है, हम उसे नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, हम केवल रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्टिंग करने के साथ साथ उनके प्रोत्साहन के लिए अपने मंच का इस्तेमाल भी कर रहे हैं कि हमारा मंच उनको प्रोत्साहित करेगा कि आप अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि मेरी जहां पहली जिम्मेदारी अपनी मीडिया के प्रति है, वही साथ साथ मैं समाज के प्रति अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता से मुक्त नहीं हो सकता हूँ। सामाजिक प्रतिबद्धता को बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम यहाँ पर अलग अलग समय में अलग अलग मंचों के माध्यम से भी इनके द्वारा उस प्रयास को आगे बढ़ाया गया। एक सार्थक पहल और उत्तर प्रदेश आज उसी सार्थक पहल के साथ आगे बढ़ा। आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ सोचता था कि उत्तर प्रदेश स्वच्छ भारत मिशन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। उत्तर प्रदेश को 2,61,00,000 शौचालय बनाने थे, 4 वर्ष में लक्ष्य को पूरा करना था। 2.5 वर्ष बीत गए, 2.5 वर्ष में मात्र 45,000 शौचालय बने। अब प्रश्न 2017 में जब आया मेरे सामने था कि अब तो 2.5 वर्ष तो बीत गए, अब ये जो बाकी शौचालय हैं कैसे बनेंगे? मैंने कहा प्रयास कहा कि हर हाल में 2 अक्टूबर 18 तक ये बनने हैं। 1.5 वर्ष का समय हमारे पास समाप्त है। हमने कहा बनाएंगे। हम लोगों ने एक साथ प्रदेश भर के राजमिस्त्रियों को और उनके साथ हर एक जगह उनका प्रशिक्षण कर रहे हैं।
पंचायत में हम लोगों ने बड़े पैमाने पर उन्हें उपलब्ध करवाया। एक नोडल अधिकारी के तैनात किए, हर ग्राम पंचायत मिशन मोड पे कार्य हुआ और जो कार्य 19 में अक्टूबर 19 तक पूरा हुआ, उस कार्य को नवंबर 18 तक पूरा करके 2,61,00,000 गरीबों के घर में एक शौचालय बनाने का काम भी किया। स्वच्छ भारत मिशन में उत्तर प्रदेश की पहल में दुनिया के खासतौर तीसरी दुनिया के देशों के जिनमें आज भी गरीबी की अत्यंत खराब है, बदहाल स्थिति में रह रहे हैं, उन देशों के सम्मेलन में जब उस समय के माननीय उपराष्ट्रपति जी ने इसकी घोषणा की, वे लोग क्या करते थे, इतनी बड़ी आबादी का राज्य इतनी जल्दी इतने शौचालय कैसे बना दे रहा है, वो तो लोग आश्चर्य होते थे। कोई सोच सकता है उत्तर प्रदेश में कि 45 लाख गरीबों में एक आवास उपलब्ध करवाए, विगत 5-5.5 वर्ष के 45 लाख, और जब ये आंकड़ा हम दुनिया के सामने रखते हैं, लोग चौंकते हैं, इतने लोगों को दिए या आवास बन रहे हैं, तो बन चुके हैं या बनने के अंतिम चरण में कार्य करने की का जज्बा होना चाहिए, परिणाम नहीं आएगा। कोई सोचता था उत्तर प्रदेश गंगा मुक्त होगा, आज उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े पर्वत के उदाहरण हो रहे हैं। कल आपने देखा होगा गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में इतना बड़ा खिचड़ी मिला, प्रयागराज में मकर संक्रांति का स्नान था, 25 लाख लोग स्नान किए संगम में, लेकिन कितना शांतिपूर्ण तरीके से सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, ओवरऑल बोर्ड पर सब चल रहा है, हर व्यक्ति के जिम्मेदारी का एक सिस्टम जवाबदेही के साथ कार्य करता है, परिणाम भी उसी जवाबदेही के साथ सामने आते हैं, परिणाम भी उसी प्रकार के सामने आते हैं। और इस सिस्टम को चलाए रखने में केवल शासन की भूमिका नहीं, केवल जनप्रतिनिधियों की भूमिका नहीं, केवल प्रशासन की भूमिका नहीं हो सकती। जब इसमें मीडिया भी इसमें सकारात्मक रिपोर्टिंग करता है, और सकारात्मक रिपोर्टिंग जब कॉमन मैन के पास, आम जनमानस के पास आता है, मेरा प्रयास मैं बोलूंगा 100-50-200 लोगों के बीच में बोलूंगा, जनप्रतिनिधि 25-50-100-200 लोगों के बीच में बोल पाए, लेकिन उनकी बात को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम तो मीडिया है, मीडिया के अलग वही उसको वहां तक पहुंचाएगा। और अगर आप सकारात्मक दृष्टि से पहुंचाएंगे तो लोग सकारात्मक दृष्टि से ही उसको लेंगे, नकारात्मक रूप से पहुंचाएंगे तो लोगों की दृष्टि भी नकारात्मक। और ये जो सफलता की कहानी है, ये उसी सकारात्मक दृष्टिकोण का है, जो रिपोर्टिंग आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, उसको पढ़कर आप मुझे बताइए, मकर संक्रांति मेले के लिए या फिर प्रयागराज में कुंभ के आयोजन के लिए या मेला में प्रयागराज मेला के लिए किसी को आमंत्रण होता है? कोई आमंत्रण नहीं, स्वतःस्फूर्त भाव के साथ लोग जाते हैं। एक बार कुंभ मेले में वाल्मीकि जी ने कुछ विदेशी दूतावास से जुड़े हुए अधिकारियों को बुलाया, राजनयिकों को बुलाया, लोग देखे इतनी बड़ी भीड़, उन्होंने कहा इतने बड़े लोगों को आमंत्रण करने में कितना खर्च होता है? उन्होंने कहा कि हमारे इसका बहुत है। उस समय उन्होंने कहा कि एक चवन्नी खर्च होता है। कहा चवन्नी का क्या करते थे? कहा कि वो कुछ नहीं करता है, एक चवन्नी से उस समय पंचांग आता था, तो साल भर के त्योहार को ले पंचांग अपने घर में लगा देता है, और उस पंचांग के अनुसार भी वो जा रहा है कि इस तिथि में फलाना स्नान है, इस तिथि में फलाना पर्व है, और वही साल भर के लिए पूरा उसकी टिकट की बुकिंग कर देता है। उसका आना है, उसका आमंत्रण वाली चवन्नी होती है। ये स्थिति है, वो चौकन्ना, उसने कहा कैसे, क्या ये भी हो सकता है? लोगों के लिए बहुत बड़ा आश्चर्य होता है। दुनिया के मूल सांस्कृतिक धरोहर में खो जाया जाता है, लोगों को लगता है 24 करोड़ लोग प्रयागराज कुंभ में आएंगे। ये जो
देखे तो उसको क्या नहीं, लेकिन उस पर पहुंचाने का काम तो आप ही कर रहे हैं। उस प्रकार की दृष्टि आप ही समाज को देते हैं, लोगों को बताते हैं अच्छा होता है, इस युग में कार्यक्रम होता है, लोगों को जब अच्छे रस्ता बताते नहीं तो होता क्या अफवाह। अगर आप सकारात्मक कदम चलाने से अपने को रोकेंगे तो उसकी जगह कौन देगा? अफवाह देगा, और अफवाह लेकर के फिर भगदड़ उसी से नहीं, अव्यवस्था उसी से रहती है, राजनीति उसी से रहती है। एक अफवाह किसी का कल्याण तो नहीं करती, लेकिन अंधविश्वास को भी जन्म देती है और अराजकता को कुछ नहीं। लेकिन एक सकारात्मक लेखनी लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और एक सही सूचना, सटीक जानकारी को लोगों तक पहुंचाने का काम भी करती है। और ये सब कार्यक्रम मीडिया के माध्यम से उन पर पहुंच पाती है, लोग उसी के माध्यम से इसको देख पाते हैं, समझ पाते हैं कैसे हम इस कार्यक्रम के साथ जुड़े, कैसे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, और ये सभी चीजें आज उसे आगे बढ़ाने का है। अगर ये दृष्टिकोण नहीं होता तो ये एमएसएमई यूनिट जो यूपी की थी तो पहले से पीढ़ी का पीढ़ी चल जाती थी। इससे अगर थोड़े ही प्रयास हुए होते, कोरोना में जब हमारा प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस आ रहा था, मुझे उसकी पीड़ा पर मेरी संवेदना उनके साथ थी। हमारे कुछ अधिकारी भी, बहुत सारे लोग कहते थे इस वक्त आप गाड़ी मत कीजिए, दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, मैं उसको सवाल नहीं, गाड़ी भी भेजूंगा, जल्दी की व्यवस्था भी करूंगा। लोग कहते थे कि आप, मैंने कहा देखो जहां जहां आ रहे हैं जिले में किसी की मैं नहीं करूंगा। वो कहते थे क्या करेंगे? अरे हमने कहा उसको घर में नहीं बैठने देना है, वो जहां होगा उसको उसके लायक काम की दूंगा, उसके गांव में, उसके जनपद में, नहीं होगा अपने जगहों पर उपलब्ध होगा। अब आप सोचिए स्किल मैपिंग का होगा, लेकिन उससे पहले हमने कोविड बाद में आया, लेकिन हम लोगों ने उससे पहले ही यहाँ की परंपरागत उद्यम को एमएसएमई हमारे पास था, उसको हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से एक मंच दे दिया, तकनीक के साथ जोड़ दिया था। उसके लिए मार्केटिंग की तो दम तोड़ने का भारत उत्तर प्रदेश का ये ताकत, उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया। क्या है उत्तर प्रदेश के बारे में लोग पहले मानते थे, कभी पुष्टि नहीं हो सकता। आज उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट करने को बनता है। एक्सपोर्ट यहां से सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जो उत्पाद बनते हैं 1,56,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट केवल यही हमारा आज के दिन उत्तर प्रदेश से हो रहा है। उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और पिछले 5 साल में यहां बढ़ने से दिखा है। नहीं तो उत्तर प्रदेश के बारे में लोग जानते थे कुछ होते थे, लेकिन उसके लिए हमें तकनीक देनी पड़ी, कुछ सुविधाएं देनी पड़ी, इंस्पेक्टर राज से उन्हें मुक्ति देनी पड़ी, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाने पड़े, रिफॉर्म करने पड़े। जैसे मुरादाबाद में पीतल उद्योग के लिए जाने, पीतल की लकड़ी के रूप में मुरादाबाद कोई वहां काम करता था, लोग परेशान थे, कभी अथॉरिटी के लोग परेशान करते थे, कभी पॉल्यूशन कंट्रोल से जुड़े हुए लोग परेशान करते थे, कभी कोई और आगे लोग परेशान करता था। उनके पास तकनीक नहीं, कोयले की भट्टियां थी, केरोसिन था, तो स्वाभाविक रूप से कोयले की भट्टी और केरोसिन से पॉल्यूशन होगा। उनकी कोई गारंटी नहीं, कोई तकनीक उनके पास नहीं, कोई डिजाइन नहीं। मार्केट जो भेजना भी चाहता था उनको इतना महंगा पड़ जाता था, दम तोड़ रहा था। हमने उनको डिजाइन दिया, हमने उनको तकनीक दी, हमने उनके कोयले और केरोसिन को हटा करके उन्हें सीएनजी और पीएनजी के कनेक्शन उपलब्ध करवाया।